हेलो फ्रेंड्स, मैं सत्येंद्र आपके अपने यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत करता हूं और लेकर आया हूं लेक्चर सीरीज यूपी लेखपाल ग्रामीण विकास पर। सबसे पहले तो आप लोग जल्दी जल्दी उठ जाइए, मैं आप लोगों के लिए ग्रामीण विकास पर नेक्स्ट लेक्चर लेकर आया हूं जो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा। देखिएगा, अगर आप लोग यूपी ट्रिपल एससी ग्रामीण विकास या जीएसजी के तैयार करना चाहते हैं और यूपी के जितने भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं, वीडियो, लेखपाल और भी अदर यूपी ट्रिपल एससी एग्ज़ाम, तो ये लेक्चर सीरीज़ आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। मेरा नाम सत्येंद्र है, मैंने अपने जीएस एग्ज़ाम ग्रुप पर जीएस ओरिएंटेड आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। तो लेक्चर को मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। पेन और पेपर लेकर ज़रूर बैठिए ताकि कुछ नोट्स बनाते चलें आप लोग, ठीक है? क्योंकि कुछ भी चीज़ आप पढ़ोगे वो आपके माइंड में वीडियो कुछ दिनों तक रहेगा और फिर वो चीज़ रिप्लेस होकर नई चीज़ आ जाएगी। तो पेन और पेपर लेके आप इसको नोट्स बनाते रहेंगे और इससे पहले आप इसके 2-3 वीडियो मैंने अपलोड कर दिए, ज़रूर देखेंगे आप लोग। चलिए तो लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, पटवारी, जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, ये पटवारी शब्द जो होता है पट्टा से आया है। ध्यान रखिएगा, पट्टे का अर्थ होता है ज़मीन का टुकड़ा। पटवारी शब्द का अर्थ पट्टा, ज़मीन का टुकड़ा, धारकों का हिसाब किताब रखने वालों से लगाया जा सकता है। यानी कि जो पटवारी वर्ड है वो पट्टा शब्द से आता है और पट्टा यानी ज़मीन का टुकड़ा होता है और उस ज़मीन का टुकड़ा किसकी है, उसका धारक कौन है और उसका हिसाब किताब रखने वालों से अर्थ लगाया जाता है पटवारी का। वर्तमान में इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेखपाल। 1952 के बाद पहले तो पटवारी चलता था, ठीक है? इतनी बात हो गई। ये एक पॉइंट जो है ना, आप लोग नोट करते चलेंगे। सेकेंड पॉइंट देखिएगा आप लोग। सेकंड पॉइंट है आपका, ज़मीन पर मालिकाना हक का पता खतौनी से चलता है। नोट करेंगे, ज़मीन पर अगर किसकी है, वो लैंडलॉर्ड कौन है, मालिक कौन है, उसका हक का पता जो चलता है खतौनी से लगाया जाता है। खतौनी को कभी कभी जमाबंदी भी बोल दिया जाता है, ध्यान रखिए, नोट करते चलेंगे। खतौनी को कभी कभी जमाबंदी भी बोला जाता है। खतौनी को रिकॉर्ड ऑफ राइट्स या अधिकार प्रलेख कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जाएगा इनमें से किस डॉक्यूमेंट या प्रलेख को रिकॉर्ड्स ऑफ राइट या अधिकार प्रलेख कहा जाता है, तो खतौनी ध्यान रखेंगे। और खतौनी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? जमाबंदी। और इससे क्या पता चलता है? ज़मीन पर मालिकाना हक। अब देखिएगा, इसी के आगे देखिएगा, खसरा 3 फसलों रबी खरीफ जायद का ब्यौरा रखता है। इसमें 3 बार परिवर्तन होता है। सिंपल सी बात है, एक साल में आपको 3 फसल देखने को मिलती है, खरीफ, रबी, जायद। तो जो खसरा है 3 फसलों की जानकारी देता है। इससे हमें ये पता चलता है कि खसरे में 3 बार परिवर्तन होता है। साल में 3 बार परिवर्तन हो सकता है। खसरा जो डॉक्यूमेंट है, जब 3 फसल होंगी तो 3 बार चेंजेस होंगे, तो खसरे में 3 बार परिवर्तन होते हैं और लेखपाल 3 बार आप खेत पर अवश्य जाने का कार्य करेगा। 3 बार परिवर्तन होते हैं तो लेखपाल 3 बार जाएगा आपका खेत पर, इतना तो जाना ही जाना है। तो ये हमारे कुछ बेसिक पॉइंट्स थे, इनको नोट करते चलें। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं हम लोग। चलिए, अब देखिएगा, अगला पॉइंट देखिएगा, खसरा क्या बोल रहा है? खसरा में 12 खाने होते हैं। खसरा जैसे आपको पता हो, मैंने बताया था, सारे जानकारी होती है। खेत किसका होता है, किस पर किसका खेत है, मकान मालिक कौन है, कौन सी खेती की जा रही है, कौन सी मिट्टी है खेत में, कौन सा आपका फल है या कौन सा गेहूं है, चावल है, सारी जानकारी से संबंधित आपका था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। खसरा में कितने खाने होते हैं? 12 खाने होते हैं, जबकि खतौनी में लगभग 23 खाने होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप यूपी ट्रिपल एससी की वेबसाइट पे जाके देखेंगे तो बताया जा रहा है कि खसरा में 12 खाने होते हैं, जबकि खतौनी में लगभग 23 खाने होते हैं। इसका अर्थ ये है कि खतौनी में ज़्यादा ब्यौरा या जानकारी या सूचना रहती है। इससे हमें ये पता चला कि खतौनी जो होता है ज़्यादा इन्फॉर्मेशन या ज़्यादा सूचना अपने पास रखता है। तो ये एक जानकारी थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, नेक्स्ट है जिले का विभाजन। जिले का विभाजन राजस्व की दृष्टि से, राजस्व यानी कि पैसा, रेवेन्यू, जो टैक्स कलेक्शन जो होता है आपका, ठीक है? जिले का विभाजन राजस्व की दृष्टि से, यानी कि सबसे ऊपर टॉप लेवल पर ऑफिसर आपका कौन होगा और उससे नीचे नीचे कौन आते जाएंगे आपका, ठीक है? तो सबसे पहले जिले लेवल पर बात कर रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, जिला, डिस्ट्रिक्ट। जिले को हम लोग क्या बोलते हैं? जनपद भी बोला जाता है ना, डिस्ट्रिक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कि जिले लेवल पर सबसे पहले तो डीएम आएगा और कहीं कहीं आप जाओगे तो कलेक्टर बोलते हैं। आईएएस अधिकारी जो होता है डीएम या कलेक्टर। अब देखिएगा, एक आईएएस अधिकारी 2 रूपों में काम कर सकता है, या तो वो कलेक्टर बनेगा या वो डीएम की भूमिका अदा करेगा। अगर वो कलेक्टर है तो ये समझिएगा राजस्व वसूली का काम कर रहा है या टैक्स वसूली का या पैसा वसूली का कार्य कर रहा है उस क्षेत्र में। हाँ, अगर वो डीएम के रूप में भी काम कर रहा है तो उसका अर्थ हो गया कि वो मजिस्ट्रेट है
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है और वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन काम कर रहा है। यहाँ पर हम राजस्व की बात कर रहे हैं तो वो क्या करेगा, कलेक्टर की भूमिका अदा करेगा यहाँ पर, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट पर देखेंगे आप लोग, जिले के बाद आपका लिखा हुआ है अनुभाग या उप संभाग, जिसे हम लोग सब डिवीज़न भी बोलते हैं, जिले के नीचे आ रहा है। अब यहाँ पर आपको राजस्व वसूली के काम करते हुए दो अधिकारी आएंगे, एक एसडीएम और एक एसडीओ। वही बात हो गई जैसे डीएम और कलेक्टर बोला था, तो आपका अनुभाग या उप संभाग या सब डिवीज़न या तहसील भी बोल सकते हैं, इस स्तर पर आपका एसडीएम होगा या एसडीओ होगा। देखिएगा अगर वो एसडीओ की भूमिका अदा कर रहा है तो वो राजस्व वसूली का काम करेगा, जबकि वो एसडीएम की भूमिका अदा कर रहा है तो मजिस्ट्रेट की भूमिका, दंडाधिकारी की भूमिका या आपका लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेगा। लेकिन अगर वो राजस्व वसूली कर रहा है तो वो एसडीओ काम करेगा। दोनों में अंतर होता है, दोनों के ही अलग अलग अधिनियम होते हैं, एसडीएम और एसडीओ के ध्यान रखिएगा। यहाँ राजस्व की बात कर रहे हैं तो यहाँ एसडीओ काम करेगा, ठीक है। अब आते हैं इसके नीचे, आपका नेक्स्ट आता है आपका तहसील, और तहसील पे काम करता है आपका तहसीलदार, ठीक है। इतनी बात हो गई। अब तहसील से नीचे आइए, गांव पे काम करेगा आपका विलेज या लेखपाल। तो ये एक क्रम है जो आपका राजस्व संबंधी, इसमें आपके कानून वो भी आते हैं जो कि आपके तहसीलदार से नीचे होते हैं, जिसे हम लोग रेवेन्यू इंस्पेक्टर के नाम से भी जानते हैं। सबसे बॉटम पे आपका रहेगा लेखपाल आपका, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और जो तहसीलदार जो लिखा है उसके नीचे आप कानून को कर सकते हो, रेवेन्यू इंस्पेक्टर या राजस्व निरीक्षक, और सबसे एंड में आपका लेखपाल। तो ये था आपका जिले का विभाजन रेवेन्यू या राजस्व की दृष्टि से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब एक नोट पॉइंट लिखा हुआ है, शेरशाह सूरी जिसे ग्रांड ट्रंक जीटी रोड के लिए जाना जाता है, और बिहार का सासाराम मकबरा है ना, इतना तो आपको अच्छे से पता हो। और इसका प्रशासन के लिए इसका बहुत फेमस था, ग्रामीण क्षेत्र का प्रशासन कैसा चलता था शेरशाह सूरी के समय, तो बहुत सारी जानकारी शेरशाह सूरी के एडमिनिस्ट्रेशन से हमें मिलती है। अब देखिएगा शेरशाह के समय प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी, और गांव को मोजा भी कहा जाता था, ध्यान रखेंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सबसे छोटी इकाई गांव को मोजा कहा जाता था। और देखिएगा जो विलेज है जिसे हम लोग मोजा बोल रहे हैं, इसका एडमिनिस्ट्रेशन संभालने के लिए दो अधिकारी, एक मुकद्दम और एक पटवारी या आपका लेखपाल बोल सकते हैं। पटवारी क्या करेगा, रेवेन्यू कलेक्ट करेगा या राजस्व बटोरेगा पैसा, और जबकि मुकद्दम जो होता था वो आपका मजिस्ट्रेट की भूमिका अदा करता था, लॉ एंड ऑर्डर यानी कि दंडाधिकारी या कानून व्यवस्था का संचालक होता था। तो ये एक बेसिक सी जानकारी थी, इसको आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिएगा, अभी हम लोगों ने राजस्व की दृष्टि से देखा था, अब हम लोग विलेज का डेवलपमेंट या ग्रामीण क्षेत्र का विकास या गांव से संबंधित योजनाओं के लिए जो होता है विभाजन हम लोग देखेंगे। यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में जो डेवलपमेंट हो रहा है, कौन अपनी किस तरीके की भूमिका निभाएगा प्रशासन में, उसका एक क्रम जरूर देखिएगा। सबसे पहले टॉप ऑफिसर कौन होता है और बॉटम पे कौन अदा करेगा विकेंद्रीकरण लेवल पर। सबसे देखिएगा जिले में सबसे बड़ा डीएम, ठीक है, ध्यान रखिएगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अब डीएम के बाद आता है आपका सीडीओ। सीडीओ के लिए क्या होता है आपका विकास भवन। सबसे पहले डीएम, फिर सीडीओ, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर या मुख्य विकास अधिकारी, जिसके लिए विकास भवन होता है। सबसे पहले डीएम, फिर सीडीओ, फिर सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आपका एसडीएम, ठीक है। उप जिलाधिकारी जिसे बोलते हैं। उप जिलाधिकारी के नीचे काम करते हैं आपके तहसीलदार, ठीक है। फिर तहसीलदार से नीचे आपके आ जाएंगे आपके ग्रामीण क्षेत्र में जो ब्लॉक होते हैं आपका, उधर पे काम करते हैं आपके। ब्लॉक की बात करें, खंड विकास अधिकारी या ब्लॉक हो गया या प्रखंड या ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, बी वाला, बॉय वाला, वी वाला नहीं, बी वाला बोला अपन ने। सबसे पहले डीएम, फिर एसडीएम, फिर तहसीलदार, फिर प्रखंड अधिकारी या ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। और सब जब ब्लॉक से बिल्कुल नीचे पहुंच जाओगे, बिल्कुल पंचायत स्तर पे, तो वहाँ पे काम करता है वीडीओ, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर या ग्राम विकास अधिकारी। तो ये था आपका एक हायरार्की है जो ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी जितनी भी विकास योजनाएं जो होती हैं डेवलपमेंट से रिलेटेड, कैसे अथॉरिटी वर्क करती है। इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पर मैं ऐड कर सकता हूँ, लेकिन ये एक बेसिक है जो आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब आप लोग देखेंगे
देखिएगा यहाँ पर एक अंतर मैंने कर रखा है, एक है राजस्व लेखपाल, एक है चकबंदी लेखपाल। दोनों मैंने बताए थे, चकबंदी का अर्थ भी बता चुका हूँ आपको, राजस्व का भी अर्थ बता चुका हूँ, तभी दोनों लेखपाल में अंतर भी होता है। आगे एक बार और एक्सप्लेन करेंगे हम लोग, एक बेसिक वीडियो बनाएंगे, ठीक है। और राजस्व परिषद जो होती है उसका हायरार्की क्रम जरूर नोट करेंगे हम लोग, पूरे एक एक नोट्स आपको प्रोवाइड करूँगा आपको चैनल पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, राजस्व लेखपाल देख लेते हैं। डीएम के अधीन या राजस्व परिषद, जो राजस्व लेखपाल है जिसको आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हो कि 5200 भर्तियाँ निकल रही हैं, उन्हीं का एग्जाम्पल समझ सकते हैं। तो ये जो लेखपाल हैं डीएम के अधीन या राजस्व परिषद के अधीन कार्य करते हैं, रेवेन्यू काउंसिल, ठीक है। इतनी बात हो गई। जबकि जो आपके चकबंदी लेखपाल हैं, ये चकबंदी आयुक्त के अधीन काम करते हैं और ये यूपी जोत अधिनियम 1953 से संबंधित हैं चकबंदी लेखपाल, ठीक है। अब देखिएगा राजस्व में, देखिएगा यूपी राजस्व संहिता, यूपी रेवेन्यू कोड 2006 की धारा 16(2) के द्वारा सृजित पद है राजस्व लेखपाल का। यूपी राजस्व संहिता 2006 की धारा 16 उपखंड 2 के द्वारा सृजित पद है राजस्व लेखपाल, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इतनी बात हो गई। आगे बढ़ते हैं। लेखपाल में देखिए, राज्य सरकार के आदेश पर कलेक्टर द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। किसके द्वारा? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, कलेक्टर के द्वारा नियुक्ति की जाती है इनकी। लेखपाल के कार्य लैंड रिकॉर्ड मैनुअल में दर्ज हैं। लेखपाल के जो भी कार्य हैं वो लैंड रिकॉर्ड मैनुअल में दर्ज होते हैं। इतनी बात हो गई। अब देखिएगा चकबंदी जो लेखपाल जो होता है उसमें आप ध्यान से देखेंगे कि चकबंदी लेखपाल में एक क्रम बना रखा है कि जैसे अपन ने बोला चकबंदी लेखपाल जो होता है ये चकबंदी आयुक्त के अधीन काम करते हैं, तो जो एक क्रम होगा, जैसे लखनऊ में इनका हेड ऑफिस होगा, सबसे ऊपर अथॉरिटी जो होगी वो क्या होगी, देखिएगा सबसे पहले चकबंदी निदेशालय होता है, चकबंदी डायरेक्टरेट होता है, फिर उसके बाद आते हैं आपके चकबंदी आयुक्त यानी कि कमिश्नर, यानी कि टॉप लेवल पर निदेशालय होगा जो आपका लखनऊ में से संबंधित, वहाँ पर आपके चकबंदी आयुक्त, ठीक है। फिर उसके बाद आता है अपर आयुक्त चकबंदी, और फिर जिले लेवल पर देखिएगा संयुक्त उप चकबंदी संचालक, संयुक्त उप चकबंदी संचालक जिले लेवल पे काम करता है। ध्यान रखिएगा, अभी आपका चकबंदी लेखपाल नहीं आया है, अभी ऊपर की जो हायर अथॉरिटीज़ जो होती हैं, जो चकबंदी लेखपाल के ऊपर काम करती हैं, उनकी बात चल रही है। सबसे पहले चकबंदी निदेशालय में चकबंदी आयुक्त, फिर अपर आयुक्त चकबंदी, फिर जिले लेवल पर संयुक्त उप चकबंदी संचालक जिले लेवल पर, ठीक है। इतनी बात हो गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, कुछ बंदोबस्त अधिकारी होते हैं, उसके बाद आप समझ सकते हो चकबंदी अधिकारी होते हैं, फिर उसके बाद होते हैं सहायक चकबंदी अधिकारी होते हैं, फिर सबसे एंड में आते हैं आपके चकबंदी लेखपाल। यानी कि जो चकबंदी लेखपाल है वो जो भी काम करेगा उसकी रिपोर्ट वो सहायक चकबंदी को देगा, अगर सहायक चकबंदी नहीं है तो वो चकबंदी अधिकारी को देगा। तो ये था आपका चकबंदी लेखपाल का एक क्रम, ठीक है, ध्यान रखेंगे आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम बोल रहे हैं राजस्व लेखपाल, चकबंदी लेखपाल, जितने के अधिनियम होंगे, कोड होंगे, उन पर हम बिल्कुल बेसिक अंतर भी बताएंगे कि ये तो मैंने बता दिया, और जानकारी मैं आपको दूंगा, क्योंकि जैसे कि आप यूपी ग्रामीण विकास पढ़ रहे हो तो मैं कोशिश करूंगा आपका पूरा रूरल डेवलपमेंट तैयार हो जाए, ठीक है। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, शेयर लाइक करना पड़ेगा, ध्यान रखें, शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और दूर तक शेयर करें। और इससे पहले की वीडियो जो हैं वो 3 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं, वो ज़रूर देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, अब यहाँ पर नोट आ गया आपका, ठीक है, नोट को ध्यान से नोट करेंगे आप लोग, ठीक है। अब देखिएगा, यूपी काश्तकार एक्ट 1939 की धारा 3(2) के तहत, 3 उपखंड 2 के तहत 1 जुलाई से 30 जून तक के समय को फसल वर्ष कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में जो फसल वर्ष है वो 1 जुलाई से 30 जून है, और वो कहाँ पर जानकारी मिल रही, यूपी काश्तकार एक्ट 1943 की धारा 3(2) के तहत, ठीक है, जिसे हम लोग क्रॉप ईयर या एग्रीकल्चर ईयर भी कहा जाता है, 1 जुलाई से 30 जून। इतनी बात हो गई, ठीक है। आप सेकंड नोट देखिए, आप अखबारों में पढ़ते होंगे, दैनिक जागरण, जो भी अदर न्यूज़पेपर है, कि आज ज़िले में तहसील दिवस मनाया गया, और तहसील दिवस में डीएम हो गया, एसडीएम हो गया, सीडी हो गए, तहसीलदार हो गए, कानूनगो हो गए, सभी लोग उपस्थित हो गए, लोगों की समस्याओं का निदान करते हैं। ज़मीन से संबंधित जो मुद्दे होते हैं, ज़मीन पर किसकी भूमि है, किसका राजस्व है, किसकी खेती है, उससे संबंधित तहसील दिवस मनाया जाता है, आपने ज़रूर सुना होगा, ठीक है। अब जो ये तहसील दिवस है
2017 में हमारी योगी सरकार ने इसका नाम चेंज करा, जिसे हम लोग संपूर्ण समाधान दिवस के रूप में जानते हैं। अब क्या होता है, जो ये तहसील दिवस होता है कब सेलिब्रेट किया जाता है? प्रत्येक माह के प्रथम और तृतीय मंगलवार। एक महीने में प्रत्येक माह के प्रथम और तृतीय मंगलवार, यानी कि एक महीने में 2 बार, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और 12 महीने हैं तो आप समझ सकते हो 24 बार हो जाता होगा। तो जो तहसील दिवस है जैसे अब संपूर्ण समाधान दिवस होता है, जो उत्तर प्रदेश में प्रत्येक माह के प्रथम और तृतीय मंगलवार, यानी कि एक महीने में 2 बार, और साल होता है 12 का, यानी कि 24 बार आपका मनाया जाता है। इतनी बात हो गई। अब आगे बढ़ते हम लोग, ध्यान से नोट्स बनाते चलेंगे, आप लोगों के लिए बहुत काम के होने वाले हैं। आप जितने भी एग्ज़ाम देंगे, ये तो अभी शुरुआत है, लेक्चर को हम लोग और एडवांस करेंगे, अभी बेसिक है, और लेक्चर में बेहतरीन करेंगे आप लोगों के लिए, ताकि पीसीएस स्तर की भी चीज़ें आप लोगों के लिए कवर हो जाएं। उसके लिए वक्त चाहिए और कोशिश ये रहेगी कि आपको अच्छा डेटा दिया जाए, लेकिन आप लोगों से भी ये उम्मीद होती है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है, जो तहसील दिवस होता है उसमें आवेदन या शिकायत रसीद क्रमांक, जो भी शिकायत वाली रसीद होगी वो 10 अंकों की होती है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और प्रत्येक वर्ष में 24 समाधान दिवस होते हैं। वही बात हो गई जो अभी थोड़ी देर पहले बोला था, एक महीने में 2, तो 12 महीने में आपके कितने 24 समाधान दिवस या संपूर्ण दिवस या तहसील दिवस मनाया जाएगा किसी भी तहसील क्षेत्र में। इतनी बात हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए मेरी ही फ़ोटो है, मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर, आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे कि जीएस एग्ज़ाम ग्रुप को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन मैंने यहाँ पे बताया तो नहीं है, जल्दी कोशिश करूँ कि वो भी बनाना सीख लें जल्दी, बेल आइकन भी, ताकि नोटिफिकेशन, बेल आइकन प्रेस करने से ये होगा कि अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हो और बेल आइकन दबा रहे हो तो मैं अगला नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा वो आप तक मैसेज पहुंच जाएगा, नोटिफिकेशन कि हाँ भैया ये वीडियो बन चुका है, देख लो। तो उसके लिए आपको बेल आइकन प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेल आइकन जरूर प्रेस करें और सबसे पहले सब्सक्राइब करें, ठीक है, जीएस एग्ज़ाम ग्रुप को। और ये आपका एजुकेटर सत्येंद्र, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा नोट पॉइंट है, अब देखिएगा लेखपाल से संबंधित नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नक्शा का अनुरक्षण यानी मेंटेनेंस करने के लिए लेखपाल प्रत्येक गांव का प्रत्येक खेत में जाकर हर वर्ष 3 बार निरीक्षण तो करेगा ही करेगा। हमें पता है लेखपाल ग्रामीण क्षेत्र का अधिकारी है और ग्रामीण क्षेत्र में 3 बार फसल होती है, तो ये 3 बार तो आपका जाएगा ही जाएगा, ठीक है। वहाँ लेखपाल प्रत्येक गाँव का प्रत्येक खेत में जाकर हर वर्ष 3 बार निरीक्षण करता है, जाँच पड़ताल करेगा। और जो वो लेखपाल जो जाँच पड़ताल करेगा 3 बार जाएगा, तो वो जो 3 बार जो जाएगा जांच पड़ताल करेगा वो किस किस समय करता है, ध्यान रखिएगा। जांच पड़ताल प्रथम, द्वितीय, तृतीय, ठीक है। प्रथम जो होता है हमें पता है कि खरीफ फसल 10 अगस्त से प्रारंभ करता है। पहली पड़ताल जो होगी या पहला इंस्पेक्शन होता है, बताते हैं, वो आपका जो खरीफ पड़ताल कहलाती है वो 10 अगस्त से प्रारंभ होता है। और हमें पता है खरीफ के बाद कौन सी आती है, राबी आती है आपकी, ठीक है, गेहूँ जिसमें वो पैदा किया जाता है, मटर, राई, सरसों, ठीक है, 1 जनवरी, ठीक है। और तीसरा जो होता है आपका, तीसरी पड़ताल जो होती है आपकी गर्मी से पहले, अप्रैल मई की बात करें, यहाँ पे आपको खट्टे फल, जो पानी वाले फल देखने को मिलते हैं। तीसरी पड़ताल जिसे जायद पड़ताल बोलते हैं, और ये 1 मई से प्रारंभ होती है, जो अभी समय चल रहा है आपका। जैसे अंगूर हो गया, आपके जितने भी फल हो गए पानी वाले, जो समय चलता है वो जायद फसल कहलाएगी आपकी, ठीक है। जो 3 पड़ताल का क्रम देख रहे हो, 10 अगस्त, फिर 1 जनवरी, 1 मई से, तो ये भी आप नोट करते चलें। अब देखिएगा कहीं कहीं हमने अभी देखा कि खसरा जो होता है आपका ग्रामीण क्षेत्र में, उसको गिरदावरी भी बोल दिया जाता है, क्योंकि कभी कभार हम लोग दूसरे स्टेट के एग्ज़ाम देते हैं और कभी कभार ये गिरदावरी भी लिख के आ जाता है, तो कंफ्यूज ना हो। खसरे को कभी कभार हम लोग गिरदावरी भी बोल देंगे, तो बिल्कुल कंफ्यूज ना हो आप लोग, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट बोल रहा है, गिरदावरी को कृषि भूमि का रिकॉर्ड कहा जाता है। जो गिरदावरी जिसे खसरा बोल रहे हो वो कृषि भूमि का रिकॉर्ड है, और कुछ आपके क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में एक प्रकार का खसरा ही है आपका, ठीक है। जैसे आप लोग पंजाब है, हरियाणा है, दूसरे अदर स्टेट जाओगे तो यहाँ पर एक प्रकार का खसरा की ही वैल्यू उसको काउंट की जाती है आपका गिरदावरी, ठीक है। तो ये थी आपकी स्लाइड। आई होप आप लोग लेक्चर को समझ रहे होंगे और नोट डाउन जरूर कर रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। अब देखिएगा लेखपाल से संबंधित अगला मुद्दा है हमारे पास, गाँव का राजस्व प्रशासन।
भूमि सुधार और चकबंदी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज, यानी कि जो गांव का रेवेन्यू है, जो भूमि सुधार है और चकबंदी है, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज होंगे। और वो दो महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं आपके सामने लिखे हुए, पहला नंबर और दूसरा नंबर। पहले पे देखिएगा मानचित्र और खसरा का अनुरक्षण, मेंटेनेंस, मानचित्र और खसरा का अनुरक्षण। अब जैसे कि इसकी जानकारी आप ध्यान से देखिएगा, यूपी राजस्व संहिता 2006 की धारा 30 के तहत मिलती है। जो खसरा जो है आपका, इसकी जानकारी यूपी राजस्व संहिता 2006 की धारा 30 में मिलती है आपकी खसरा की। और जैसे कि हमने बताया था कि इसमें 3 बार परिवर्तन होता है, 3 बार परिवर्तन या 3 बार नवीनीकरण होता है, क्योंकि 3 बार खेती की जाती है, रबी खरीफ जायद। तो ध्यान में रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है खरीफ जो आपकी जो खसरा है उसमें 3 बार नवीनीकरण या 3 बार चेंजेस होते हैं। इतनी बात हो गई कि जो खसरे की जानकारी जो 2006 कोड में मिलती है यूपी राजस्व संहिता की धारा 30 में। और खसरा की जानकारी लैंड रिकॉर्ड मैनुअल जो है आपका, ये भी बताया था, लैंड रिकॉर्ड मैनुअल पैरा ए की धारा 55 में भी इसकी जानकारी मिलती है। तो नोट करते चलेंगे, एक एक पॉइंट ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इतनी बात आप लोग, चलिए अब सेकंड साइड आइएगा। अब खतौनी आती है। अब देखिएगा, खतौनी को अधिकार अभिलेख भी बोला जाता है। अधिकार मेरा है इस ज़मीन पर, उससे पता चल रहा है कि ये ज़मीन के अधिकार से संबंधित है, तभी तो इसको रिकॉर्ड ऑफ राइट्स बोला गया है, ठीक है। कितने खाने? 23 खाने। और इसके बारे में बताते हैं, 5 साल में एक बार तैयार होता है। और इसकी जानकारी यूपी राजस्व संहिता की धारा 31 में मिलती है। और 5 साल में एक बार तैयार किया जाता है, इसमें 23 खाने होते हैं। तो ये हमारा लेक्चर था। अब अगले पॉइंट पर आते हैं। मम्मी थोड़ी देर और, सॉरी फॉर इंटरप्शन, इतना हो गया। अब लास्ट है। अब देखिएगा, लास्ट स्लाइड में आप देख रहे हो खसरा और खतौनी दोनों कौन तैयार करता है? लेखपाल तैयार करते हैं। और देखिएगा, जब लेखपाल इनको तैयार कर रहा है, इनकी पूरी जानकारी अपने पास रख रहा है, तो लेखपाल आखिरी अथॉरिटी तो है नहीं है, यानी कि इन डॉक्यूमेंट की जो खसरा खतौनी जो बनाए गए हैं ग्रामीण क्षेत्र में, जो नक्शे हैं, जो भी है, जिसकी जानकारी मिलती है, इनकी लेखपाल जो होगा किसको रिपोर्ट करेगा? कानूनगो, जिसे रेवेन्यू इंस्पेक्टर बोला जाता है या राजस्व निरीक्षक। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेखपाल किसको रिपोर्ट करेगा? कानूनगो। इतनी बात हो गई, चलिए नोट करेंगे। अब देखिएगा, यहाँ पर अभी 2018 के समय एक ग्रामीण क्षेत्र में रूरल डेवलपमेंट से संबंधित एक प्लान बनाया गया था। एक योजना है, ठीक है, जिसका नाम है आपका, थोड़ा रफ कर लें, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान। ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान यानी कि ग्रामीण क्षेत्र का जो सबसे विकेंद्रीकरण मॉडल होता है, जो सबसे बेसिक इकाई है ग्राम पंचायत, उसका डेवलपमेंट प्लान, उसको जीडीपीडी बोलते हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे। अब इस योजना का एक नारा ध्यान में रखेंगे, स्लोगन, सबकी योजना सबका विकास, ठीक है, सबकी योजना सबका विकास। और ये हमें पता है कि पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा होल्ड की जाएगी। ये एक तरीके का पीपल अभियान प्लान था, या एक कैंपेन जिसमें सब लोग जागरूकता से संबंधित होती है, एक जन अभियान टाइप में था, जिसको 2 अक्टूबर 2018 में गांधी जयंती को शुरू किया गया था और 31 दिसंबर 2018 तक बनाया गया। और ये एक डेवलपमेंट मॉडल है ग्रामीण क्षेत्र का विकेंद्रीकरण, जो गांधी जी का स्वप्न था, स्वराज भारत या आत्मनिर्भर भारत। और आत्मनिर्भर भारत तो जोर जोर से चल रहा है वर्तमान में कोरोना की स्थिति के समय, यानी कि गांधी जी आज भी प्रासंगिक हैं बहुत ज़्यादा। उन्होंने जो अपना लघु कुटीर उद्योग, MSMEs जो इंडस्ट्रीज हैं, और सेल्फ डिपेंडेंट यानी खुद पर निर्भर, जो आत्मनिर्भर से रिलेटेड जो भी थ्योरी, जो भी सिद्धांत दिए वर्तमान में कितने आप देख रहे हो प्रासंगिक है, ठीक है। ये तो एक बात हो गई। तो ये जो ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान जो था, कब स्टार्ट हुआ, सामने लिखा हुआ है, ठीक है। उसी से संबंधित एक डेवलपमेंट मॉडल था कि ग्राम पंचायतों को किस तरीके से काम करना चाहिए, उनका कैसे सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। सिर्फ योजना ही नहीं, योजना के अलावा भी बहुत कुछ होता है जो ग्रामीण क्षेत्र से रिलेटेड है। तो ये एक प्लान था जो मैंने आपके सामने डिस्कस किया, और जल्दी नेक्स्ट लेक्चर पे आपके सामने कुछ और लेके आएंगे, और जल्दी आपके सामने ग्रामीण क्षेत्र की जो भूमि आंकलन इकाइयाँ हैं उनको भी सॉल्व करेंगे आप लोगों के साथ। अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आ गया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, बिल्कुल देर ना करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए बेहतर लेक्चर जल्दी उपलब्ध कराऊँ।
ठीक है। अब जैसा कि आप लोग देख रहे हो, यूपी ट्रिपल एससी ग्रामीण विकास लेखपाल भर्ती, या ये बोलो कि यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जहाँ पे ग्रामीण विकास जीएस के आएगा, वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, है ना। तो जल्दी जल्दी अब आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं जीएस एग्ज़ाम ग्रुप को, लाइक कर दें, शेयर कर दिए। जल्दी चैनल पे कुछ नए अपडेट आएंगे, इम्प्रूव करूँगा चैनल को ताकि आपके लिए और अच्छा करेंगे चैनल पे। लेकिन उसके लिए आप लोगों का काम है सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस और डू सब शेयर लाइक, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं, मैं आपका फ्रेंड सतेंद्र, थैंक यू, ओके, बाय।